नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाटा शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये टाटा शेयर्स इतना गिर क्यों रहा है। मतलब टॉप से देखा जाए अभी तक तो टॉप से लगभग 40% गिर चुका है। अब इसका कारण क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दे, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मतलब ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। और साथ में लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। और कुछ इशू आता है या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका भी हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि टाटा शेयर्स इतने गिर क्यों रहे हैं, है ना। हाँ, जैसे कि हम टाटा शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे तो ये जो है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये अपने 6 महीने में लगभग 40% तक गिर चुका है। और जिस दिन का इनका रिजल्ट आया उस दिन 8 से 9% का गिरावट देखी गई थी, है ना। तो अब ये क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ है इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका क्या इश्यू है ना। तो अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें देखा जाए तो सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सितंबर 2024 में 1,01,450 की सेल्स हुई थी, जबकि दिसंबर में 1,13,575 की करोड़ की सेल हुई थी, है ना। अब ये जो ग्रोथ है वो कितनी है, 11.95% की ग्रोथ दिखाई दे रही। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाएगा तो 7.27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी देखा जाएगा तो 61.68% की ग्रोथ दिख रही है ना। अब ये जब इतना अच्छा चल रहा है तो ये गिर क्यों रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब भी कोई कंपनी का हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तब क्या करना पड़ता है कि वो कंपनी है, वो कंपनी का वाई ऑन वाई बेसिस पर हमें क्या करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है ना, ना कि क्वार्टरली बेसिस पर। मतलब पिछले दिसंबर क्वार्टर का इस दिसंबर क्वार्टर से अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तभी हमें उसका पूरा डिटेल मिल पाएगा कि उसका सेल्स कैसा रहा कैसा नहीं। और स्पेशली तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि फेस्टिवल सीजन में ज्यादातर गाड़ियां ज्यादा बेची जाती है और फेस्टिवल जब नहीं रहता है तब गाड़ियां थोड़ी सी कम बेची जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि किस क्वार्टर में कितना गाड़ी सेल हुई और किस क्वार्टर में कितनी गाड़ी सेल हुई, इसका टोटल एनालिसिस नहीं मिल पाता। इसलिए पिछले साल का क्वार्टर पकड़ के इस साल का क्वार्टर को हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर उस हिसाब से एनालाइज करेंगे तो पिछले साल अगर देखा जाएगा, पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 2023 के क्वार्टर में देखा जाए तो क्या हुआ है, 2.71% का डिप हुआ है, 1,10,577 करोड़ का सेल हुआ है सिर्फ, है ना। और प्रॉफिट मार्जिन में भी देखा जाएगा तो 15.40% का डिप हुआ है। वैसे ही नेट प्रॉफिट में भी वही हुआ है, 21.93% का डिप हुआ है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के मेजर कारण है, वो कारण को हमें देखना पड़ेगा। उससे ही हम बता सकते हैं कि इसका क्या इतना सेल डिप होने का कारण क्या है ना। तो हम जब इसको कारण ढूंढेंगे तो उसमें हम 3 सेगमेंट का बात करने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स के 3 सेगमेंट्स है। पहला है जेएलआर का, दूसरा आता है कमर्शियल व्हीकल का और तीसरा आता है पैसेंजर व्हीकल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेएलआर के सेगमेंट के बारे में। तो सबसे मेन जो टाटा मोटर्स का की फैक्टर है वो है जेएलआर का। जेएलआर मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर, यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू टाटा मोटर्स को आता है। लेकिन Q3 के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में क्या हुआ है, रेवेन्यू में 1.5% का वाई ऑन वाई बेसिस पर देखा जाए तो वो अप हुआ है। लेकिन उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है वो क्या हो गया है, वो डिप हो चुका है।
मतलब जो 727 मिलियन पाउंड का था, तो पिछले प्रीवियस ईयर में कितना 523 मिलियन पाउंड का इस साल का इनका प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहां पर इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुका है ना। तो अब ये क्यों हुआ है, इसके कुछ फ्यूचर कंसर्न्स है जिसकी वजह से इसमें डिप हुआ है। वो है जो लो डिमांड आई है यूरोप और चाइना में। मतलब जो डिमांड हुआ करती थी, अब जो पहले लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदते थे, वो महंगाई की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गए, उन्होंने अपना जो ये है गाड़ियां खरीदने का वो थोड़ा सा कम कर दिया है। और दूसरी चीज क्या हो गई टाटा मोटर्स के साथ, कि टाटा मोटर्स ने अपनी वारंटी कॉस्ट को भी बढ़ा दिया है। मतलब क्या होता है कि जब ये गाड़ियां बेचते हैं तब क्या करते हैं कि वारंटी देते हैं। जब जेएलआर की सेल्स बढ़ेगी, क्यों अच्छे ऑफर देना पड़ता है, अच्छे ऑफर देंगे तभी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी वारंटी को मेंटेन किया। मतलब जैसे वारंटी में कुछ रिपेयर करने आया, कुछ आया, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और तीसरा मेजर कारण पड़ा, एक कंसर्न हुआ है कि यूरोप और चाइना में जो है वो ईवी सेगमेंट ईवी सेगमेंट का ज्यादा ये चल रहा है, बूम चल रहा है, और वो सेक्टर थोड़ा सा ग्रो हो रहा है। और साथ ही साथ वहां पर कंपटीशन भी बढ़ रहा है ना। ईवी सेगमेंट में जो है कंपटीशन, इसके वजह से क्या हो रहा है, इनकी सेल्स में गिरावट आई है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे पैसेंजर व्हीकल में। तो पैसेंजर व्हीकल में भी देखेंगे तो यहां पर भी रेवेन्यू में 4.3% का वाई बेसिस पर डिप हुआ है, जो कि 12,400 करोड़ का सेल्स किया इन्होंने, और वो वाई बेसिस पर 4.3% का ही रहा है ना। और दूसरा जो कारण है, वो जो इनकी जो यूनिट थी कार की, वो उतनी की उतनी ही रही है, स्टेडी रही है। जो वॉल्यूम था वो स्टेडी वॉल्यूम रहा है 1.4 लाख यूनिट का, है ना। तो वहां पर कोई ज्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। वहां पर ग्रोथ नहीं होने की वजह से भी यहाँ पर जो, क्योंकि ग्रोथ वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन बाकी चीजें तो मटेरियल की कॉस्ट वगैरह वगैरह ये बढ़ गया है। तो उससे क्या हो गया, वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का जो शेयर्स है वो डिप हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम कमर्शियल व्हीकल तरफ। तो कमर्शियल व्हीकल में भी जो ये है क्या बोलते हैं अपना, इसका रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू भी 18,400 करोड़ का ही हुआ है। और ये वाई बेसिस पर देखा जाए तो 8.4% का डिप हुआ है। और साथ में इबिटा मार्जिन भी देखा जाए तो इबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जो 12.4% के हिसाब से हुआ है ना। अब इसमें मेन कारण क्या है कि ये जो डिप हुआ है, वो डिप होने का कारण क्या है। अब डिप होने का मेन कारण है कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, वो गवर्नमेंट की तरफ से बोलो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में कम हुआ है। इसलिए क्या होता है कि ये जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट होते। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम ज्यादा रहेगा, उतनी नई नई गाड़ियां आएंगी, नई नई गाड़ियां बेचने में जाएगी। उससे क्या होता है, तो ये जो गाड़ी है वो गाड़ी ज्यादा बेची जाती है ना। और इसके अब ये जो है कमर्शियल व्हीकल में जो मेन 2 रीजन थे वो मैंने बता दिया हूं, है ना। पहला रीजन तो स्लो डाउन इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और दूसरा कारण है हाई बेस इफेक्ट। हाई बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब डिमांड एकदम से आई थी तो बहुत ज्यादा गाड़ियां बेची गई थी। अब वो उतनी गाड़ियां बेचने की वजह से क्या हो गया, पहले से गाड़ी उनके पास पड़ी है, और नई गाड़ी लेने के लिए फिर अगर नई गाड़ी लेना है तो पुरानी गाड़ी तो ऑलरेडी उनके पास पड़ी है ना। और पहले ज्यादा जो बेची गई थी गाड़ी, उसके वजह से अभी वो क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। उसके वजह से ये जो गाड़ी है वो गाड़ी कम बेची जा रही है ना। उसके वजह से क्या होता है कि जो मार्केट में डिमांड थी वो डिमांड होगी कम,
और इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन तो हो ही गया, उसके वजह से भी ये सब चीजें हुई। तो अब ये तो हो गए मेन रीजन। उसके साथ साथ कुछ अब इसमें आग में घी डालने का काम किया रेटिंग अपना रेटिंग एजेंसी ने। रेटिंग एजेंसी ने क्या किया कि यहाँ पर जो टारगेट दिए थे वो टारगेट को इन्होंने कम कर दिया। जैसा नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने क्या किया कि जो उनका टारगेट था 750 का, उससे घटाकर उन्होंने क्या कर दिया 720 का टारगेट सेट कर दिया। अब ये उनका बोलने का मतलब ऐसा था कि जो टाटा मोटर्स है उन्होंने अपने मार्जिन को मिस किया है, जो जैगवार लैंड रोवर के जो सेल्स था उसके मार्जिन को मिस कर दिया, और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में भी वो मार्जिन को मिस कर दिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया -4% के हिसाब से, है ना, -4% CAGR के हिसाब से। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो डिमांड थी वो डिमांड कम हो गई है। जैसा चाइना और यूरोप में डिमांड कम होने की वजह से, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा JLR की सेल होती है और इंडिया में कमर्शियल व्हीकल की सेल होती है। तो ये दोनों जो सेगमेंट है वहां पर क्या हुआ है, -4% का CAGR में डिमांड आ रहा है, उसके वजह से। और साथ में क्या हुआ कि जो जैगवार मॉडल है वो बहुत सारे मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू करने में आए हैं, तो उसके वजह से भी जो सेल है वो डाउन हुई है। तो साथ में जो कमर्शियल व्हीकल है उसका आगे का भविष्य बताया जा रहा है नुवामा के हिसाब से कि वो 1% के CAGR से ग्रोथ करेगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अपना टारगेट थोड़ा कम कर दिया। उसके साथ जेफरीज ने भी क्या किया, जेफरीज ने भी बता दिया कि उन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है करके। तो रेटिंग एजेंसी ने भी जो 930 का कुछ दिनों पहले जो दिया था रेट दिया था कि 930 तक इसका प्राइस जा सकता है, उन्होंने भी अपना टारगेट घटाकर 660 कर दिया। मतलब इतना शार्पली कट कर दिया जेफरीज ने, जिसकी वजह से मार्केट को लग रहा है कि अभी जो पैसा है वो वहां से निकालना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है टाटा मोटर्स में। और अब बात रही टाटा मोटर के मैनेजमेंट की, कि बाकी तो रेटिंग एजेंसी बोल रही है, लेकिन अब टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं। अब मेन चीज है कि टाटा मोटर्स क्या बोलता है, टाटा मोटर्स के बोलने पर ही सब कुछ डिपेंड रहता है। तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट बोल रही है कि आगे जो हमारे जो सेल्स रहेगी वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, और उसके लिए वो कॉन्फिडेंट भी है ना। और वो बोल रहे हैं कि एक सस्टेन ग्रोथ हम दिखाएंगे आगे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हम अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, और हम आगे भी अच्छे से ग्रोथ करके हमारा शेयर प्राइस को आगे लेके जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स में गिरने के ये सभी मेजर कारण रहे हैं, है ना। इसमें से आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। दूसरा जो कारण है वो जो इनकी जो यूनिट थी कार की वो उतनी की उतनी ही रही है, स्टेडी रही है। जो वॉल्यूम था वो स्टेडी वॉल्यूम रहा है 1.4 लाख यूनिट का, है ना। तो वहां पर कोई ज्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। वहां पर ग्रोथ नहीं होने की वजह से भी यहाँ पर जो, क्योंकि ग्रोथ वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन बाकी चीजें तो मटेरियल की कॉस्ट वगैरह वगैरह ये बढ़ गया है। तो उससे क्या हो गया, वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का जो शेयर्स है वो डिप हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम कमर्शियल व्हीकल तरफ। तो कमर्शियल व्हीकल में इसका रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू भी 18,400 करोड़ का ही हुआ है, और ये वाई बेसिस पर देखा जाए तो 8.4% का डिप हुआ है। और साथ में इबिटा मार्जिन भी देखा जाए तो इबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जो 12.4% के हिसाब से हुआ है ना। अब इसमें मेन कारण क्या है कि ये जो डिप हुआ है वो डिप होने का कारण क्या है। अब डिप होने का मेन कारण है कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से बोलो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में कम हुआ है।
इसलिए क्या होता है कि ये जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट होते। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम ज्यादा रहेगा उतनी नई नई गाड़ियां आएंगी, नई नई गाड़ियां बेचने में जाएगी। उससे क्या होता है, तो ये जो गाड़ी है वो गाड़ी ज्यादा बेची जाती है ना। और इसके अब ये जो है कमर्शियल व्हीकल में जो मेन 2 रीजन थे वो मैंने बता दिया हूं, है ना। पहला रीजन तो स्लो डाउन इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और दूसरा कारण है हाई बेस इफेक्ट। हाई बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब डिमांड एकदम से आई थी तो बहुत ज्यादा गाड़ियां बेची गई थी। अब वो उतनी गाड़ियां बेचने की वजह से क्या हो गया, पहले से गाड़ी उनके पास पड़ी है और नई गाड़ी लेने के लिए फिर अगर नई गाड़ी लेना है तो पुरानी गाड़ी तो ऑलरेडी उनके पास पड़ी है ना। और पहले ज्यादा जो बेची गई थी गाड़ी, उसके वजह से अभी वो क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। उसके वजह से ये जो गाड़ी है वो गाड़ी कम बेची जा रही है ना। उसके वजह से क्या होता है कि जो मार्केट में डिमांड थी वो डिमांड हो गई कम, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन तो हो ही गया, उसके वजह से भी ये सब चीजें हुई। तो अब ये तो हो गए मेन रीजन। उसके साथ साथ कुछ अब इसमें आग में घी डालने का काम किया रेटिंग एजेंसी ने क्या किया कि यहां पर जो टारगेट दिए थे वो टारगेट को इन्होंने कम कर दिया। जैसा नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने क्या किया कि जो उनका टारगेट था 750 का, उससे घटाकर उन्होंने क्या कर दिया 720 का टारगेट सेट कर दिया। अब ये उनका बोलने का मतलब ऐसा था कि जो टाटा मोटर्स है उन्होंने अपने मार्जिन को मिस किया है। जो जैगवार लैंड रोवर के जो सेल्स था उसके मार्जिन को मिस कर दिया, और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में भी वो मार्जिन को मिस कर दिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया -4% के हिसाब से, है ना, -4% CAGR के हिसाब से। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो डिमांड थी वो डिमांड कम हो गई है। जैसा चाइना और यूरोप में डिमांड कम होने की वजह से, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा JLR की सेल होती है और इंडिया में कमर्शियल व्हीकल की सेल होती है। तो ये दोनों जो सेगमेंट है वहां पर क्या हुआ है, -4% का CAGR में डिमांड आ रहा है, उसके वजह से। और साथ में क्या हुआ कि जो जैगवार मॉडल है वो बहुत सारे मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू करने में आए हैं, और तो उसके वजह से भी जो सेल है वो डाउन हुई है। तो साथ में जो कमर्शियल व्हीकल है उसका आगे का भविष्य बताया जा रहा है नुवामा के हिसाब से कि वो 1% के CAGR से ग्रोथ करेगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अपना टारगेट थोड़ा कम कर दिया। उसके साथ जेफरीज ने भी क्या किया, जेफरीज ने भी बता दिया कि उन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया। क्यों, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है करके। तो रेटिंग एजेंसी ने भी जो 930 का कुछ दिनों पहले जो दिया था, रेट दिया था कि 930 तक इसका प्राइस जा सकता है, उन्होंने भी अपना टारगेट घटाकर 660 कर दिया। मतलब इतना शार्पली कट कर दिया जेफरीज ने, जिसकी वजह से मार्केट को लग रहा है कि अभी जो पैसा है वो वहां से निकालना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है टाटा मोटर्स में। और अब बात रही टाटा मोटर के मैनेजमेंट की, कि बाकी तो रेटिंग एजेंसी बोल रही है, लेकिन अब टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट क्या बोल रहे। अब मेन चीज है कि टाटा मोटर्स क्या बोलता है, टाटा मोटर्स के बोलने पर ही सब कुछ डिपेंड रहता है। तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट बोल रही है कि आगे जो हमारे जो सेल्स रहेगी वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, और उसके लिए वो कॉन्फिडेंट भी है ना। और वो बोल रहे हैं कि एक सस्टेन ग्रोथ हम दिखाएंगे आगे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हम अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, और हम आगे भी अच्छे से ग्रोथ करके हमारा शेयर प्राइस को आगे लेके जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स में गिरने के ये सभी मेजर कारण रहे हैं, है ना। इसमें से आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।